Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh. We are continuing our Indian economy lecture series, and in this lecture we are going to cover inflation and its time. So today's topics are inflation and its type, then types of inflation based on rate, then based on causes, and after that we will see the inflation calculation, how inflation is being calculated, and lastly we will cover CPI and WPI, two types of indices for measurement of the inflation. So first, what is inflation? Inflation क्या होता है? Inflation is a sustained increase in the price of basket of commodities, basket of goods and services over the period of time. So यहाँ पे जो important terms है वो क्या है? एक तो sustained increased rate, जो sustained price है वो एक है. Then second is goods and services, जो गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो है. देन थर्ड इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए. सो अगर हमारे पास कोई बास्केट ऑफ कमोडिटीज है, अगर हम एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज लेते हैं, मान लीजिए 697 कमोडिटीज है, इसके अंदर सबकी हमने एक एक यूनिट्स ली, तो फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि उसकी प्राइस क्या है. अगर उनकी कंबाइंड प्राइस, जो 697 कमोडिटीज का हमने बास्केट लिया, उनकी हर एक यूनिट की प्राइस को हमने ऐड किया और उसकी प्राइस जो आती है वो 100 रुपीज आती है. सपोज इसको हमने बेस ईयर मान लिया, ये हमारा बेस ईयर है. नाउ नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अगर हम इन सभी कमोडिटीज की एक एक यूनिट की वापस प्राइस कैलकुलेट करते हैं और वो प्राइस अब 110 रुपये आती है, तो यहाँ पे जो 10 रुपये का प्राइस इंक्रीज हुआ है, 10 रुपीज जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 10% यहाँ पे इन्फ्लेशन है. 10 रुपये यहाँ पे महंगाई बढ़ी है. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है मेजरमेंट ऑफ महंगाई, और इसको हम मुद्रास्फीति भी बोलते हैं. सो ये जो प्राइस राइज हुआ है, जो 10 रुपये का प्राइस राइज हुआ, वो सस्टेन्ड है. ये ऐसा नहीं कि अब अभी बढ़ा है वापस कम हो गया हो. तो नॉर्मली ये जो प्राइस राइज होता है वो सस्टेन्ड रहता है कि फर्स्ट ईयर में जो प्राइस 100 रुपीज थी, नेक्स्ट ईयर वो प्राइस 110 रुपये हो गई है. तो ये 110 रुपये की प्राइस कॉन्स्टेंट हो गई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेट्रोल की प्राइस की बात करते हैं, अगर हम 4-5 साल पहले पेट्रोल की प्राइस देखते हैं, 4 to 5 years बिफोर, पेट्रोल प्राइस वाज 70 रुपीज. ठीक है, सपोज 70 रुपीज थी पेट्रोल डीजल की प्राइस. अभी करंट ईयर्स में हम अगर देखते हैं 2023 में, अभी पेट्रोल की प्राइस जो है वो 110 रुपये के आसपास. तो ये प्राइस जब कोविड के टाइम पे, जब क्रूड की रेट बढ़ी थी, जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हुआ था और जब हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए थे, तब हम देखते हैं कि हमारे जो क्रूड की रेट बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई थी. वो 100 रुपये से ऊपर चली गई, लेकिन वो वहां पे सस्टेन कर गई, उसके बाद वो नीचे नहीं आई कभी भी. तो ये जो यहाँ पे जनरल प्राइस राइज हुआ है, ये हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन है. और जो पेट्रोल डीजल है, अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, तो ये इसमें जो इन्फ्लेशन आता है वो हर एक कमोडिटी का इम्पैक्ट इम्पैक्ट करता है. क्यों? क्योंकि डीजल जो यूज इंडियन इकोनॉमी में यूज होता है, मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है. जो हम फ्रीट कैरियर्स होते हैं हमारे, उसमें हम डीजल यूज करते हैं. तो अगर डीजल की प्राइस राइज करती है, तो ओवरऑल जो कमोडिटीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पे, तो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. तो इस वजह से डीजल की प्राइस बढ़ती है, तो ओवरऑल सारे कमोडिटीज की प्राइस बढ़ती है. तो इस वजह से हम देखेंगे उस समय हमारा इन्फ्लेशन भी काफी हाई था. और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इन्फ्लेशन को मेजर हम कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडाइसेस होते हैं. हम दो तरह के इंडाइसेस को यूज करते हैं, एक सीपीआई, नेक्स्ट इज डब्ल्यूपीआई. ये दो इंडियन इकोनॉमी में हम यूज करते हैं. बाकी फॉरेन कंट्रीज में हम पीपीआई की भी बात करते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. अब ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सीपीआई होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कि कंज्यूमर जो रिटेल कंज्यूमर है वो प्राइस जो कमोडिटी बाई कर रहा है मार्केट में, खरीदने के लिए जा रहा है कमोडिटी, तो उसको कितना रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहा है. लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल उसको कितना एक्स्ट्रा रुपीज ज्यादा पे करना पड़ रहा है. तो वो हमारे सीपीआई का पार्ट होगा. इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. ठीक है. और जो सेकंड है हमारे पास डब्ल्यूपीआई. डब्ल्यूपीआई हम देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स. लाइक जब भी कोई कमोडिटी होलसेल मार्केट में ट्रेड की जाती है, तो उस समय उसकी प्राइस क्या है. तो जो
होलसेल रेट पे हम इन्फ्लेशन देखते हैं, फैक्ट्री के आउटपुट पे हम देखते हैं कि क्या इन्फ्लेशन हुआ लास्ट ईयर की कंपेरिजन में, तो हम इस इंडाइसिस के फॉर्म पे उसको डिनोट करते हैं। लास्ट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसी के लेवल पे हम देखते हैं इन्फ्लेशन क्या हो रहा है। कि जो फैक्ट्री से आउटपुट जस्ट निकला है, ठीक है, अगर हम इसके चेन को देखते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट बनाएगा, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा, वो फिर होलसेल मार्केट में उसको बेचेगा। ये होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट, ये प्रोड्यूसर है। और इसके बाद में हम जाते हैं तो रिटेल मार्केट आता है हमारे पास। ये रिटेल मार्केट जहाँ पे अ, ये जो कमोडिटी लास्ट में फाइनली सोल आउट की जाएगी। तो जो प्रोड्यूसर लेवल पे अगर हम देखते हैं कि जस्ट प्रोडक्शन के टाइम भी कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो उसको हम देखते हैं तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है। सेकंड, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो होलसेल मार्केट पे कितनी प्राइस राइज हुआ कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर, वो हमारा WPI होता है। थर्ड इज रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल की बात कर रहे हैं हम, कि मार्केट लेवल पे जो कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है, उसको लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो वो हमारा रिटेल लेवल देखते हैं, तो उसको CPI बोलते हैं। तो ये फाइनल प्राइस है। अगर सपोज कोई कंज्यूमर एक सोप की एक सोप लेता है, साबुन की टिकिया लेने जाता है, अगर उसको लास्ट ईयर इसको 10 रुपए में अगर वो साबुन की टिकिया मिल रही थी, आज वही साबुन की टिकिया, लक्स साबुन की टिकिया उसको 15 रुपीज की मिल रही है। तो यहाँ पे जो प्राइस राइज हुआ है 5 रुपए का, तो ये 5 रुपए इसका यहाँ पे इन्फ्लेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। हो सकता है इन्फ्लेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, वो हम देखेंगे किस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। कुछ सर्टेन लेवल तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है इकोनॉमी में, कुछ उससे ज़्यादा लिमिट पे जाता है तो इन्फ्लेशन बहुत डेंजरस है इकोनॉमी के लिए, वो हम आगे देखेंगे। तो इन्फ्लेशन को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन रेट्स, जो किस रेट से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। सपोज 5%, 10%, 1000%, 10,000%, 1,00,000%, किस रेट से बढ़ रहा है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है। सेकेंड है कोजेस के बेसिस पे, कि किस कोज की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, क्या कारण है, किस वजह से इन्फ्लेशन आज बढ़ा हुआ है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया, ठीक है। अगर हम रॉ मटेरियल बात, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया है तो उस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। या फिर सप्लाई कम हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, सप्लाई कम हो पा रही है, एक्सेसिव डिमांड हो गई है, या मार्केट में लिक्विडिटी हाई है ड्यू टू इजी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। इसी वजह से मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा पैसा है, लिक्विडिटी हाई है मार्केट में। तो हमारा हम देखेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करते हैं, इसकी वजह से उसके जो रेट है, प्राइस है, वो बढ़ जाती है। तो वो हमारा, उसमें हम कॉजेज में देखेंगे किस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो फर्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन रेट। तो रेट के बेसिस पे इन्फ्लेशन को कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोस्टली 3 टाइप से होता है, फिर भी मैं यहाँ पे देखता हूँ, बाकी दो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट होता है मॉडरेट या क्रिपिंग इन्फ्लेशन। मॉडरेट होता है लाइक सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है, एक इसमें इकोनॉमिकली अच्छा रहता है, इसको कंट्रोलेबल होता है। अगर इतना इन्फ्लेशन आ रहा है कि अगर आपका 0 से या 1% से 10% के बीच के अंदर आपका इन्फ्लेशन आ रहा है, तो कंट्रोलेबल है। RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स से उसको कंट्रोल कर सकती है, या गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के मेजर से उसको कंट्रोल कर सकती है। तो इसको कंट्रोलेबल होता है। ये हम देखते हैं सिंगल डिजिट होता है, नॉर्मली 1 to 3% या 1 to 9% तक भी हम देखेंगे, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, कि हम इसको क्रिपिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं। कई बार इन दोनों को सेम इसी में ले लेते हैं। कई बुक में आप देखोगे ये दोनों एक में रहेंगे, दोनों क्लासिफिकेशन 1 to 10 के बीच में एक क्लासिफिकेशन देते हैं, जिसको मॉडरेट बोलते हैं या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पे दो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज क्रीपिंग, सेकंड इज वॉकिंग एंड ट्रॉटलिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब लाइक स्लोली वॉक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे फर्स्ट वाला था क्रीपिंग, मतलब क्रीप करते हुए मूव कर रहा है, रगड़ते हुए, रेंगते हुए मूव कर रहा है। सेकंड इज वॉकिंग इन्फ्लेशन, थोड़ी सी उसने चलना स्टार्ट किया है, मतलब अभी रफ्तार नहीं पकड़ी इन्फ्लेशन, लेकिन स्टार्ट किया चलना। थर्ड इज रनिंग, थर्ड के अंदर इसमें क्या है, भागना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे भागना स्टार्ट कर दिया, स्पीड से भाग रहा है, जो मतलब लाइक कंट्रोल में ना आ पाए। और थर्ड इज फोर्थ इज हाइपर इन्फ्लेशन, कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जो मतलब कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो फर्स्ट होता है कि अगर मॉडरेट हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वो बहुत कम स्पीड से होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्राइस राइज ग्रेजुअल होता है। ये जब इन्फ्लेशन आ रहा है तो मतलब इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ रही है, जो मैंने अभी बताया।
इन्फ्लेशन होता है कि सस्टेन प्राइस राइज इन बास्केट ऑफ कमोडिटी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो सस्टेन प्राइस राइज ऑफ ए बास्केट ऑफ कमोडिटी, जितना भी हम बास्केट ऑफ कमोडिटी ले रहे हैं, मान लो अपने 700 कमोडिटी का बास्केट लिया, उनकी प्राइस राइज किस तरह से हो रही है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हम इन्फ्लेशन देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर कितना क्लियर है। तो इन जो पीरियड के बेसिस हम देख रहे हैं, तो उसके बेसिस देखने प्राइस राइज ग्रेजुअल होता है कि अगर हमारा प्राइस राइज 1 to 3% हो रहा था तो हम क्रिटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। सेकेंड इज वॉकिंग। वॉकिंग है जिससे प्राइस राइज थोड़ा सा नोटिसबल हो जाता है, लोगों को जो ये फील होने स्टार्ट हो जाता है कि ये चीज महंगी होना स्टार्ट हो रही है। तो ये मॉडरेट टाइप का होता है और इसका होता है 3 से 10% का इन्फ्लेशन है, 3 से 10% की महंगाई बढ़ रही है एनुअली। थर्ड इज गैलोपिंग या रनिंग। गैलोपिंग या रनिंग है 10%, डबल डिजिट में चला जाता है इन्फ्लेशन। डबल डिजिट में हम देखते हैं कि लगभग हमारा 10 to 15%, 50% तक का हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कि कोई कमोडिटी आज सपोज 100 रुपीज की है और ये बढ़ के लाइक 150% हो गई, तो यहाँ 50% का इन्फ्लेशन है, तो ये हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है। ये हाई होता है, एक्सेलरेटिंग होता है कि बढ़ता है, तेजी से स्पीड बढ़ता है। अगर इस पोजीशन में गवर्नमेंट अपना मेजरमेंट नहीं लेती है, एक पर्टिकुलर मेजर्स नहीं लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए, या सेंट्रल बैंक कोई ऐसा स्टेप्स नहीं लेता है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये काफी तेज स्पीड से भागता है और ये कंट्रोलेबल नहीं हो पाता उसके बाद। सो तो ये हमारा गैलोपिंग होता है। थर्ड फोर्थ इज हाइपर इन्फ्लेशन। ये लाइक डबल डिजिट से 3 डिजिट तक जाता है। ये अगर हम देखें 100% से ऊपर हो रहा है, इस तरह की हम देखते हैं, तो ये स्काई रॉकेटिंग प्राइस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल की तरफ दिखता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ये वेनेजुएला का या हमारे जिम्बाब्वे का, कुछ साल पहले हम देखेंगे वेनेजुएला में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था कि मतलब 1000% से भी ज्यादा हो गया था। जिम्बाब्वे में 10,000% से ऊपर हो गया था। ठीक है, तो इतना हाई इन्फ्लेशन है, लाइक 1 रुपए का जो 1 रुपए में जो आज कमोडिटी मिल रही है, कोई गुड्स मिल रहा है, वो सीधा 10,000 का हो गया है। तो मतलब इमेजिन कीजिए कि अगर हम आज 1 रुपए में कुछ लेने जाते हैं, सपोज हम चॉकलेट लेने जाते हैं 1 रुपए की, और अगले दिन नेक्स्ट डे मुझे हमें उसी चॉकलेट के लिए 10,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। अब हम कॉजेज में देखेंगे कि इस तरह से हो क्यों रहा है, क्यों इतना मतलब वही चॉकलेट 1 रुपए से सीधा 10,000 पे कैसे पहुंच गई। उसके कॉजेज हम आगे देखेंगे किस वजह से इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन का देखो मेजर मेनली होता है कि इन्फ्लेशन तब होगा जब डिमांड हाई है, डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डिमांड कब बढ़ेगी कि मार्केट में लिक्विडिटी एक्सेस है, लोगों का पैसा एक्सेस आ गया। लोगों का पैसा एक्सेस कैसे आ सकता है, या तो गवर्नमेंट ने ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, लाइक इलेक्शन आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह देना स्टार्ट कर दी, या फिर लाइक जो पीएम किसान के फॉर्म में उन्होंने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया पुअर सेक्शंस को, या कुछ नरेगा के अंदर अपना जो इनका जो बजट है उसको एक्सेड कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, तो ओवरऑल मार्केट में आता है, लोगों के वेजेस बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ती है और लोगों की अर्निंग बढ़ रही है, तो लोग उस पैसे से मार्केट में गुड्स एंड सर्विस डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विस है वो लिमिटेड है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई हो पा रही है। और अगर एक्सेस पैसा लोगों के पास आ जाएगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी, और उस डिमांड को जो सप्लाई है वो मैच नहीं कर पाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसकी रेट बढ़ना स्टार्ट कर जाती है कमोडिटी की। तो ये वजह होती है कि इस वजह से इन्फ्लेशन ओवर द टाइम बढ़ता जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक इन्फ्लेशन अच्छा है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है अभी। तो अगर उस डिमांड को हम सप्लाई से मैच करवा पा रहे हैं, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा के उस जो बढ़ी हुई डिमांड को मैच करा पा रहे हैं, तो इकोनॉमिक में अच्छा है। तो इससे इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे डिस्कस किया, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जीडीपी में जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जीडीपी में 4 कंपोनेंट होते हैं। जीडीपी के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है उनका एक्सपेंडिचर, देन जो प्राइवेट फर्म्स है उनकी सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है, उनका एक्सपेंडिचर आ जाए। देन थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिफ्थ इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये 4 कंपोनेंट है। अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है तो प्राइवेट प्लेयर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, कि अपनी एक फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए।
तो जैसे जैसे हम देखेंगे इन कंपोनेंट में बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट ने अपना कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, या अगर मार्केट में एक डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो कंज्यूमर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इस वजह से हमारी जीडीपी बढ़ती है ओवरऑल। तो कुछ सर्टेन परसेंटेज तक, सिंगल डिजिट तक, कोई भी इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के अंदर वो अच्छा रहता है। लेकिन वो अगर कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो वही उसी इकोनॉमी को लाइक डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ फिफ्थ इज स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन क्या होता है? स्टेगफ्लेशन एक स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर लाइक आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ रही है, साथ में इन्फ्लेशन में जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि लाइक डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जो प्राइवेट फर्म्स है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो वहाँ लेबर्स को हायर करेगी, लेबर्स हायर करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए वर्चुअस साइकिल बनता है कि अच्छा है कि सर्टेन मतलब इन्फ्लेशन है तो वर्चुअस साइकिल बन रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि वर्चुअस साइकिल क्या होता है। तो अगर वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन स्टैग्फ्लेशन में क्या कंडीशन है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में इकोनॉमी में स्टेग्नेशन आ गया है, इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, प्रोडक्शन उसी लेवल पे है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर प्रोडक्शन उसी लेवल पे नहीं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी लगभग उतना ही रहता है, कोई नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं। तो जो अपोजिट है, नॉर्मली होता है कि डिमांड के साथ में हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो अगर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ी हुई है तो लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो ज्यादा लेबर हायर करेंगे, और लेबर हायर करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट इसके अपोजिशन में देखते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अगर ये एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट घट रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो नहीं है, तो वो स्टैग्फ्लेशन कंडीशन आती है। तो ये 5 प्रकार के हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नॉर्मली आपको बुक्स में ये 3 तरह के मिलेंगे: मॉडरेट, देन रनिंग, और हाइपर इन्फ्लेशन। ये 3 तरह के जनरली मिलते हैं। स्टैग्फ्लेशन एक अलग से कंडीशन है, तो वो अलग से कंडीशन की फॉर्म में मिलेगा। तो ये 5 तरह के हम रेट के बेसिस पे हम देख सकते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉजेज, कि क्या कारण है, किसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट में, तो उन कारण की वजह से हम उसको क्लासिफाई करेंगे। वो आप वेरियस टाइप के हो सकते हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, किस वजह से हो रहा है। तो वन बाय वन हम एक एक को देखेंगे। फर्स्ट है डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। डिमांड पुल की अगर मार्केट में डिमांड ही बढ़ जाती है, अगर मान लो हमारे पास 100 चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग पावर है अभी, 100 चॉकलेट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 100 चॉकलेट हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, इसकी डिमांड हो रही है 100 चॉकलेट की, इससे हम 100 चॉकलेट मार्केट में डिमांड लाइक सप्लाई कर रहे हैं, और इसके रेट अभी मान लो 10 रुपए है। ठीक है, अगर किसी भी वजह से ये 100 चॉकलेट की डिमांड बढ़कर या डिमांड बढ़कर 200 हो जाती है, ठीक है, लेकिन अभी चॉकलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 100 ही हो रही है, लेकिन 200 लोग डिमांड करना स्टार्ट कर दिए, तो वो 200 लोगों को मिल नहीं पाएगी, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ के 2 गुना हो जाएगी लगभग। मान लो 20 की 10 रुपए की चॉकलेट 20 रुपए की हो जाएगी अब। तो ये जो प्राइस राइज हुआ है 10 रुपए का, ये इन्फ्लेशन है। किस वजह से है? कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। डिमांड किसी भी तरह से बढ़ सकती है, जो मैंने बताया कि डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एक हम बास्केट कमोडिटी की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया सीपीआई में हम 697 कमोडिटी की बात करते हैं, सीपीआई में हम 697 गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। तो इन सब कमोडिटी में 697 कमोडिटीज की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। हम केवल एक कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, हम 2 कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे बास्केट की बात कर रहे हैं। इस बास्केट की सारी कमोडिटी की प्राइस स्लोली बढ़ जाती है, तो ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई रहती है। इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं हो पाती जितनी डिमांड है। ठीक है, अगर एक्सेस सप्लाई हो जाए तो प्राइस क्रैश कर जाती है, लेकिन मार्केट में एक रिदम बना हुआ है, इतनी सप्लाई हम कर सकते हैं। सडनली कोई किसी वजह से डिमांड बढ़ गई है, तो उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रही सप्लाई, इस वजह से प्राइस राइज हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की।
और इसके कॉजेज क्या है? एक तो मनी सप्लाई, डिमांड मार्केट में बढ़ी क्यों है, क्या कारण है कि एक्सेसिव मार्केट में एक्सेसिव मनी सप्लाई बढ़ गई है। अब मनी सप्लाई की जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दो होता है। एक तो फिजिकल पॉलिसी होती है, तो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, ये गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक आरबीआई की होती है। ये दोनों अपनी पॉलिसी से मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट अपनी कैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। गवर्नमेंट ने अपने बजट में कुछ प्रपोज किया था, हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, बट किसी भी वजह से, जैसे लाइक कोविड था, गवर्नमेंट ने लाइक डिमांड बढ़ाने के लिए एक्सेसिव अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, एक हाईवे के प्रोजेक्ट बढ़ा दिए, डैम के प्रोजेक्ट बढ़ा दिए। जैसे गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो लेबर हायर करती है, उसको वेजेस मिलेगा, लेबर्स को पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उस पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ाएंगे। तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है। ये मैंने लास्ट सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेकेंड है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं आरबीआई ने अब लोन, जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। पहले मैंने वापस एक्सप्लेन करता हूँ, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखो आरबीआई है, आरबीआई का पैसा रहता है, आरबीआई वो रेपो रेट से जो बैंक है उनको इंटरेस्ट पे देती है लोन, और बैंक ये मार्केट में लैंड करते हैं, ठीक है। तो जो रेपो रेट है, अगर इसको सपोज अभी 2% की रेपो रेट चल रही है, आरबीआई इसको घटा के 1% कर देता है, तो जो बैंक्स है, यहाँ पे बैंक्स है, उनको इजी लोन मिल रहा है, सस्ते लोन मिल रहा है। तो वो आरबीआई ज्यादा ज्यादा लोन लेंगे, और जितने ज्यादा लोन लेंगे उतना ही वो आगे मार्केट में लैंड कर पाएंगे, मार्केट में सस्ते लोन दे पाएंगे। तो मार्केट में कौन लोन ले रहा है? रिटेल कंज्यूमर है, जैसे होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हुए। ये रिटेल कस्टमर्स है, वो अपना लोन के फॉर्म में लेंगे। या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई फैक्ट्री ओनर्स है, वो नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो कॉमर्शियल लोन हुए। जो फैक्ट्री ओनर प्रोजेक्ट्स के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो लोन लेते हैं कंपनी वाले, तो वो लोन भी मार्केट में लोन के फॉर्म में जाते हैं। तो मार्केट में वो पैसा जाएगा, कैसे जाएगा कि वो अगर होम लोन लिया है या कार लोन लिया है, तो कार लोन लेके जो पैसा कार लोन के लिए जिसे मिला है किसी भी रिटेल कंज्यूमर को, वो जाके मार्केट पे कार की डिमांड बढ़ाएंगे। वो देखेंगे कौन सी कार मुझे चाहिए, सपोज जो मारुति के शोरूम में जाते हैं, मारुति की कार खरीदते हैं, तो वहाँ पे मारुति की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सभी लोगों को अगर सस्ते लोन मिल रहे हैं, कार लोन सस्ते मिल रहे हैं, तो सभी लोग कार लेना स्टार्ट कर देंगे, इजी ईएमआई में उनको मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कार लोन सस्ते होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट में कार की डिमांड बढ़ती जा रही है। और कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन सडनली हम इंक्रीज नहीं कर सकते कि आज हमारे पास 100 कार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम, डिमांड 200 की आ गई, तो नेक्स्ट डे से हम 200 का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें। तो उसमें रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, स्टील चाहिए होता है, सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, जो इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, बट उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही, और इसी वजह से वो जो कार की प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये, इसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है आरबीआई ने, सस्ते लोन दिए, या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो जो मैंने रीजन बताए कि एक तो इंक्रीज मनी सप्लाई है, जैसे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी है। या सेकंड, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग है, लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली का सीजन आ रहा है, सीजन के टाइम लोग एक्सेसिव सेल जो बाइंग करते हैं, ठीक है, दिवाली के आसपास लोग गारमेंट्स की शॉपिंग करते हैं, या फिर ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं। तो बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, इसको पेंटअप डिमांड भी करते हैं। कि उससे पहले हम देखेंगे 3-4 महीने लोग सेविंग करते हैं कि हम दिवाली के टाइम पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकें, दिवाली के टाइम हम गुड्स से सर्विसेज खरीद सकें। तो जो 3-4 महीने उन्होंने एक्सपेंडिचर नहीं किया, वो एकदम से आके दिवाली के टाइम एकदम से आके वो डिमांड एग्रीगेट होकर बढ़ जाती है। तो ये पेंटअप डिमांड एकदम से जो बढ़ी हुई है, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर ने, रिटेल जो कंज्यूमर है, उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, इस वजह से वहां पे इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रहे। थर्ड, इंक्रीज बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जो मैंने बताया कि अगर बिजनेसेज है उनको इजी लोन मिल रहा है, तो अपने एक्सपेंडिचर करेंगे, वो अपना एक्सपेंशन करेंगे बिजनेस का, एक फैक्ट्री जो दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वहाँ पे लेबर को सैलरी मिलेगी, उससे वो उसी सैलरी से मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे। और जो पैरेलल इकोनॉमी है, ये एक अलग नया फैक्टर है। अगर आप देखोगे, ब्लैक मनी की बात करते हैं, ब्लैक मनी है जो सर्कुलेशन में है, बट अकाउंटेड नहीं है, ठीक है, जिस पे हमने टैक्स पे नहीं किया। और
जो हमारे जो फर्जी नोट्स होते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट करेंसी होती है, वो अगर इकोनॉमी में आती है तो एक्सेस लिक्विडिटी बढ़ा देती है। आरबीआई के अकॉर्डिंग सपोज मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख करोड़ ही है, 1 लाख करोड़ की हमारे पास मार्केट में लिक्विडिटी है अकॉर्डिंग आरबीआई। बट क्योंकि वही मनी सर्कुलेशन में है, बट अगर हम इस पे ब्लैक मनी ऐड कर लेते हैं तो मान लो 1.2 लाख करोड़ हो जाती है सपोज। 0.2 लाख के हमारे पास 0.2 लाख करोड़ हमारे पास ब्लैक मनी या इलीगल करेंसी है। तो हम देखेंगे तो हमारे हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है 1 करोड़ के हिसाब से बनाई है, 1 लाख करोड़ के हिसाब से बनाई है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट में हाई लिक्विडिटी की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस डिमांड करने लगेंगे। तो ये भी एक इनडायरेक्ट फैक्टर है जो इस टोटल एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी हमने डिमांड साइड का देखा, कॉस्ट साइड का देखेंगे, कॉस्ट साइड पे क्या इशू हो रहा है। सपोज मार्केट में डिमांड उतनी ही है, अभी भी जैसे हम चॉकलेट की बात कर रहे थे यहाँ पे हम जो चॉकलेट की बात कर रहे थे, अगर 100 चॉकलेट मैन्युफैक्चर हो रही थी तो 100 लोगों की डिमांड थी, लेकिन चॉकलेट बनाने के जो इंग्रेडिएंट थे उनकी कॉस्ट अभी 100 रुपीज थी, लेकिन वही कॉस्ट बढ़ के अगर यहाँ पे 110 रुपए की हो जाती है। तो इस वजह से अगर वहाँ कॉस्ट ही बढ़ गई रॉ मटेरियल की, तो फैक्ट्री ओनर लॉस पर बेचेगा नहीं, तो उसको मार्केट में अपने रेट बढ़ानी पड़ेगी, जो 100 रुपीज से बढ़ा के वो इसको 110 रुपए का कर देगा। तो यहाँ पे जो 10 रुपए की प्राइस राइज हुई है वो डिमांड की वजह से नहीं हुई, डिमांड अभी भी सो की है, बट जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इसमें क्या होता है, रेज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन है वो सेम है बट उसकी रेट बढ़ गई है, और वेजेस बढ़ गई है। मान लो मिनिमम वेज बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, तो लोगों को सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, सैलरी बढ़ा दें तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी फैक्ट्री की, या फिर ओवरऑल जो उनके रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है, कि जो रॉ मटेरियल है, इनपुट कॉस्ट है वही बढ़ जाती है, इस वजह से जो फाइनल गुड है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिमांड कांस्टेंट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे जो फाइनल गुड्स है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइमरी कॉजेज है वो मैंने बताया, जैसे कि आपको हायर वेजेस हो जाएंगे लेबर के, इंक्रीज कमोडिटी प्राइस है, जो इनपुट रॉ मटेरियल उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, लाइक कोविड के टाइम पे जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे एसेंशियल गुड्स, वो चाइना ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंडिया में उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं थी तो इंडियन मार्केट की डिमांड को कैटर कर सके। तो जो सप्लाई डिस्ट्रक्शन आया, सप्लाई शॉक आया, उसकी वजह से हो जाता है। या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी बढ़ा दिए, जीएसटी में मान लो सपोज अभी 12% की स्लैब में है, अभी हम कोई कमोडिटी लेते हैं, मान लो शूज है, वो 12% की स्लैब में, इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 18% कर दिया, तो ऑटोमेटिक शूज की जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे शूज जो बना रहे थे हम 100 रुपए का बना रहे थे, प्लस जब 12% जीएसटी लग रहा था तो उस समय 112 रुपए का बन रहा था। यहाँ पे इनपुट कॉस्ट अभी भी 100 रुपए की है, बट यहाँ पे जीएसटी जो 18% हो गया है, तो 18% की बढ़ने की वजह से यहाँ पे 118 का हो गया है। तो यहाँ पे जो 6 रुपए का प्राइस राइज हुआ है वो टैक्स की वजह से हुआ है, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट इज बिल्ड इन इन्फ्लेशन या वेज प्राइस इन्फ्लेशन देखते हैं हम। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स है वो हायर वेज को डिमांड करने लग जाते हैं, कि उनके लाइक कैसे भी करेंगे इन्फ्लेशन देखेंगे हम, किस ये एक तरह से स्पाइरल की फॉर्म पे रहता है, एक एक बढ़ेगा दूसरा अपने आप बढ़ता है, स्पाइरल की फॉर्म में चलता है। तो इसमें क्या है कि वेजेस बढ़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो लेबर है वो ज्यादा वेज डिमांड करना स्टार्ट करेगी, वेजेस बढ़ेंगे तो मार्केट में उसकी जो कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग अपनी उसकी सैलरी से उतनी कमोडिटी खरीद नहीं पा रहे, तो वापस वो अपने वेज को बढ़ाने की बात करेंगे। कोई मजदूर है आज फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, उनको 1000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो वो देखते हैं मार्केट में महंगाई बढ़ गई है, अभी इन्फ्लेशन 10% हो गया है, तो वो 1000 रुपए उनके लिए सफिशियंट नहीं है आज की डेट में। तो वो फैक्ट्री ओनर्स से बोलेंगे कि हमें आज की डेट में जो 1000 रुपए सैलरी मिल रही है वो महंगाई को देखते हुए हमारी सैलरी बढ़ाइए। तो फैक्ट्री ओनर ने देखा मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इसलिए उसने 10% सैलरी बढ़ा दी। अगर उसने सैलरी बढ़ाई है तो उसके लिए वो इनपुट कॉस्ट है फैक्ट्री ओनर्स के लिए, तो इसकी वजह से वो इनपुट कॉस्ट को अपनी प्राइसिंग में ऐड करेगा। ठीक है, तो जो 100 रुपए जो पहले बेच रहा था चॉकलेट को, अब वो प्राइस को बढ़ा के 110 रुपए कर देगा, तो इससे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया है।
तो ये एक स्पाइरल के फॉर्म में होता है कि वेज बढ़ रहा है तो वेज की वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट की वजह से जो फाइनल गुड है उसकी प्राइस बढ़ रही है, और फाइनल गुड की प्राइस बढ़ रही है इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा वेज की डिमांड कर रहे हैं, तो एक स्पाइरल के फॉर्म में ऊपर बढ़ता रहता है। देन नेक्स्ट इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है। तो एक्सेसिव मनी सप्लाई है, जो सेंट्रल बैंक है वो एक्सेसिव मनी सप्लाई कर देता है। ठीक है, जो मैंने बताया कि आपको जो पहले में मैंने एक्सप्लेन किया डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, सेंट्रल बैंक अपनी लिक्विडिटी बढ़ा देता है, कैसे कि अपनी रेपो रेट को कम करेगा, रेपो रेट से बैंक को इजी लोन मिलेंगे। ठीक है, और बैंक उसी लोन को आगे मार्केट में कम इंटरेस्ट रेट पे रिटेल इन्वेस्टर को या फिर जो कंपनीज है उनको लेंड कर देगा। इस वजह से मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी हो जाती है, लिक्विडिटी ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करने लगेंगे, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन लाइक इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल फॉल आ गया है, कुछ फॉल्ट आया हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। इस तरह से कि मान लो हमने कोई सडनली हमने कोई कमोडिटी पे हमने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। ठीक है, कोई भी है चाइना से हमने इंपोर्ट बैन लगा दिया, अब हमारे पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। बेस्ट एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट ने लास्ट 2 महीने पहले लैपटॉप्स और टैबलेट्स के जो रेडीमेड हम मंगवाते थे मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, उनके इंपोर्ट को बैन किया था। जैसे बैन किया तो गवर्नमेंट जो अपने यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट है वो उतना प्रोडक्शन कर नहीं सकते, सडनली वो अपना ओवरनाइट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लैपटॉप और ये जो टैबलेट्स है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सेमी कंडक्टर चिप्स। वो जो चिप्स है वो काफी कॉस्टली होती है, वो इम्पोर्ट ही हो सकती है, सडनली हम ओवरनाइट वो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। तो इस तरह से जो आता है स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं इकोनॉमी में, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि सडनली हमने किसी भी इम्पोर्ट पे हमने बैन लगा दिया, बैन लगाया तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो गई, और उस सप्लाई कम होने को हमने इंडियन जो मैन्युफैक्चरर उसको उसके थ्रू हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, उसको मैच नहीं कर पा रहे, इस वजह से मार्केट में ओवरऑल शॉर्टफॉल हो गई है उस गुड्स एंड कमोडिटी की, जिस वजह से उसकी डिमांड कॉन्स्टेंट है बट सप्लाई कम हो गई है, इस वजह से वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है। नेक्स्ट इज कार्टलाइजेशन। कार्टलाइजेशन कैसा कैसा होता है, अगर हम देखते हैं कि मान लो सीमेंट सेक्टर है, उसके पास हमारे पास लिमिटेड कंपनी है, सपोज एबीसी 3 कंपनी है सीमेंट की, एबीसी, ये 3 ही मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने सबने अभी प्राइस डिसाइड कर दी है, एक एक जो सीमेंट सप्लाई कर रहा है 110 रुपये का कर रहा है, 100 रुपये का कर रहा है पैकेट, एक 120 का कर रहा है। तो मार्केट में 3 प्लेयर्स है, तीनों के 3 डिफरेंट प्राइस है। अब जो कंज्यूमर है वो देखेगा कि कौन सी प्राइस उसके लिए बेटर है विद क्वालिटी, तो उसको लगता है कि ये वाला पैकेट हमारे लिए अच्छा है, ए कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो ज्यादा अच्छा है, उसकी प्राइस स्लाइटली हायर देन बी है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसने कंपैरिजन करके एक कमोडिटी को लेने की डिसाइड किया। अब नेक्स्ट सिनारियो हम देखते हैं कि इन तीनों प्लेयर्स ने इन तीनों प्लेयर्स ने अपना एक कार्टेल बना लिया और डिसाइड कर लिया कि हम अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। पहले क्या तीनों में कंपटीशन था, अब इन तीनों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, प्रोडक्शन कम कर दिया तो मार्केट में शॉर्टफॉल हो गई सीमेंट की। तो इन सब ने डिसाइड किया कि हम अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे, इस वजह से हमारे जो पैकेट बिक रहा है और हम तीनों प्राइस सेम रखेंगे, तो इसका जो प्राइस है वो 150 हो जाएगा, इसका भी 150 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी 150 हो जाएगा। तो इस तरह से आर्टिफिशियली जो प्राइस राइज किया गया ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन, ड्यू टू न्यू कार्टेल ऑफ दिस सीमेंट इंडस्ट्री। तो जो ये हम कार्टेल बना रहे हैं इस वजह से प्राइस बढ़ रही है, आर्टिफिशियल प्राइस राइज हो रहा है, उसको हम कार्टेलाइजेशन बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे, ओपेक कंट्री है। ओपेक कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ये जो क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, रशिया है, वेनेजुएला है, ठीक है, या अफ्रीकन कंट्रीज है, इनका एक कार्टेल बना हुआ है। जब भी इनको लगता है कि क्रूड ऑयल की प्राइस क्रैश कर रही है, डाउन हो रही है, तो ये अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं। जब इनकी प्राइस कम होती है तो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ये कम कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन कम करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे सप्लाई कम होगी तो प्राइस वापस बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कार्टेलाइजेशन का। नेक्स्ट इज होर्डिंग इन्फ्लेशन। होर्डिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि सपोज हमारे पास हमने पास प्रोडक्शन लिमिटेड है, हम 1000 चॉकलेट्स की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इसको कोई भी एक जो मिडल मैन है वो उसमें से 500 चॉकलेट्स को लेके रख लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेता है।
तो अब मार्केट में बचेगी 500 चॉकलेट। मार्केट में 500 चॉकलेट बढ़ रही है और डिमांड 1000 की है। पहले 1000 चॉकलेट थी, 1000 की डिमांड थी, बट इन 1000 चॉकलेट में 500 चॉकलेट किसी मिडल मैन ने लेके स्टोर कर लिया। अब मार्केट में बची केवल 500 चॉकलेट। अब डिमांड 1000 की है 500 चॉकलेट, तो इस वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ जाए, डिमांड को मैच नहीं कर पा रही सप्लाई, इससे यहाँ पे प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ तो ये जो मिडल मैन है वो अपना स्टॉक धीरे धीरे क्लियर करना स्टार्ट कर देगा, हायर प्रॉफिट में बेचना स्टार्ट करेगा। तो ये होल्डिंग इन्फ्लेशन वही होता है, किसी कमोडिटी को हम होल्ड कर लेते हैं ताकि मार्केट में उसकी शॉर्टफॉल हो जाए। जैसे मार्केट में शॉर्टफॉल होती है उसकी प्राइस राइज होना स्टार्ट हो जाती है, फिर डिमांड कॉन्स्टेंट है या डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो हमने रिड्यूस कर दिया ड्यू टू होल्डिंग। हमने होल्ड करके रख लिया, इसलिए हमारे पास उसकी सप्लाई हमने मार्केट में कम कर दी, तो जाके वो डिमांड को मैच नहीं कर पाए, तो इस वजह से उसकी प्राइस राइज स्टार्ट हो जाता है। और जैसे प्राइस राइज हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट होता है, और उसको इसकी वजह से ये पूरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड है प्राइस को इंक्रीज करने का। तो जो कार्टिलाइजेशन है वो भी आर्टिफिशियल है, ये दोनों आर्टिफिशियल है जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को, फ्री फ्लोइंग मार्केटिंग है। इसमें एक और होता है, एक सप्लाई साइड का और होता है। जैसे हमने डिमांड पुल देखा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा, वैसे सप्लाई पुश है, या कोस्ट पुश जैसे देखा, वैसे सप्लाई का भी हम देख सकते हैं। सप्लाई साइड से देखेंगे, अगर कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, मान लो थाउजेंड्स की डिमांड है, अभी 1000 गुड्स की डिमांड है, सप्लाई हम अभी 1000 की कर रहे हैं, ठीक है। सडनली सप्लाई कम हो जाती है किसी वजह से, मान लो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं आ रही, सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिल रही, तो लैपटॉप मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही, असेंबल नहीं कर पा रहे, तो सप्लाई मान लो लैपटॉप की 500 ही हो गई है, स्टिल डिमांड अभी 1000 की है। तो इस वजह से जैसे सप्लाई कम हुई है और डिमांड ज्यादा है, तो इस वजह से प्राइस राइज करना स्टार्ट हो जाएगा लैपटॉप का। तो ये अलग प्रकार का एक इन्फ्लेशन है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो मैंने वेरियस टाइप के इन्फ्लेशन एक्सप्लेन किए हैं, उनके कॉजेज बताए हैं, तो क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने बताई है, तो आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो, होता क्या है कि इन्फ्लेशन हम देखते हैं बास्केट कमोडिटी लेते हैं, जैसे मैंने बताया सीपीआई में हम 697 कमोडिटी लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम मान लो यहाँ पे 3 कमोडिटी ले रहे हैं, गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी, 3 ले रहे हैं हम कमोडिटी ए बी सी। उनका वेटेज हमने दे रखा है, इन्फ्लेशन में जो हम कैलकुलेट करेंगे पैरामीटर सीपीआई का, हम जो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें उसका वेटेज 0.4, 0.3, 0.3 है, टोटल उसका वेटेज 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेटेज है, सपोज ये वाला है, इसका वेटेज ज्यादा है, इसको हम मान सकते हैं फूड कमोडिटी मान सकते हैं कि फूड का वेटेज ज्यादा होता है, तो फूड कमोडिटी है उसका हमने वेटेज ज्यादा रखा है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में, जो बेस ईयर है उसमें हम देखते हैं उसकी प्राइस क्या थी। फर्स्ट ईयर में उसकी प्राइस 100 थी, बी की 80 थी, सी की 120 थी, इनको हम देखेंगे। देन सेकंड ईयर में देखते हैं उनका प्राइस राइज हो गया है, प्राइस 110 हो गया है, 85 हो गया है, 130 हो गया है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम देखेंगे प्राइस इंडेक्स देखेंगे, तो हमारे पास देखेंगे वो 100 आएगा, ठीक है। 100 के कंपेरिजन देखते हैं इसका कितना हो गया, 110। अगर पहले वाला 100 था, 100 से बढ़ के 110 हो गया। अगर इसको हम 80 को 100 पकड़ लेते हैं कि 80 से 100%, तो 85 कितना होगा, 106%। तो सेकंड ईयर में वो बढ़ के 100 से, अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी रेट 80 है, यहाँ पे जो बी है उसकी रेट 80 है, तो अगर हम 100 रुपए में जो जितने हम क्वांटिटी खरीद पा रहे थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में सेम क्वांटिटी को खरीदने के लिए हमें 106.25 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज का ही हम देखें, क्वांटिटी हमने सेम रखी है, पहले 80 रुपीज में हमें मिला था 1 kg, अब 1 kg को खरीदने के लिए हमें 100 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो सेकंड ईयर में हम देखेंगे उस कंपेरिजन में, तो 106.25 हमें पे करना पड़ रहा है। ऐसे हम देखते हैं थर्ड में कि हमें 120 रुपए में जितनी क्वांटिटी हमें मिल रही थी फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में हम देखते हैं तो 120 को हम, जो 120 को हम 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 में कन्वर्ट करते हैं, अगर 120 को हम 100 कन्वर्ट करेंगे तो 130 कन्वर्ट होके 108 बनेगा, ठीक है। अगर आपको वापस क्लियर करूं मैं, ये 100 है, 100 को 100 रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 100 के कंपेरिजन में ये 110 110 ही रहेगा। अब ये जो 80 है फर्स्ट ईयर का, 80 को हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो जो 85 है वो उसके कॉरेस्पॉन्ड में कितना बढ़ जाएगा, 106 हो जाएगा। ऐसे ही ये 120 था, 120 को अपन 100 मान लेते हैं, ठीक है।
तो ये 130 का हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कैसे कि अगर मान लो हमारे पास, अगर हम मानते हैं 120 का माना हुआ है, ठीक है, अगर इसको हम 100 में कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे कि अ- इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे 120 को, तो हमारे पास आएगा लगभग 130 को अगर हम 100 करोगे तो 108 आएगा ये। ठीक है, तो ये कैसे हुआ कि 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 130। ठीक है, या नहीं, इसको ऐसा होगा कि लाइक 100 डिवाइडेड 120 इंटू 130। इसको देखेंगे तो हम तो हमारे 108.33 आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमने ये सेकेंड ईयर में हम देखा तो ये हमारे पास आया। अब इनका हम वेटेड एवरेज ले लेंगे। वेटेड एवरेज कैसे कि इसको हमने जो ये वेट दिया है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इससे लास्ट से, सिमिलरली पॉइंट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और सबको ऐड करके हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 107 आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 100 रुपए के जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें फर्स्ट ईयर में मिल रही थी, वो सेकेंड ईयर में 107 रुपीज के हो गए। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन देखेंगे वो 7.36% का आ गया। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया वो किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 100 रुपए की कमोडिटी मिल रही थी, 100 रुपए में जितनी क्वांटिटी आ रही थी, वो सेम क्वांटिटी हमें खरीदने के लिए 110 रुपए में देना पड़ रहा है सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी हमने 1 kg ली है, सपोज यहाँ पे 1 kg है, 1 kg हमें खरीदने के लिए अब सेकेंड ईयर में 110 रुपए देना पड़ रहा है। ऐसे ही अ, अगर सेकेंड ईयर में इसमें सेकेंड कमोडिटी की बात करते हैं, तो 80 रुपए की जो हम 1 kg का ले रहे थे पैकेट, वो हमें नेक्स्ट ईयर में 85 रुपीज देने पड़ रहे हैं, 5 रुपए बढ़ गए। सिमिलरली 120 रुपए का जो हम 1 kg ले रहे थे, वो अब हमें 130 रुपीज देना पड़ रहा है 1 kg। तो 1 kg का ये क्वांटिटी का हम कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमें 180, 120 पे करना पड़ा था, सेकेंड ईयर में हमें 110, 85, 130 पे करना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे इसको 100 फर्स्ट ईयर के अंदर हम देखते हैं कि सारे कमोडिटी के 100 रुपए की हम क्वांटिटी खरीदते हैं। ठीक है, इस रेट से इस रेट से जो ये वाले रेट दिए इस कॉलम की, इस रेट से हम 100 रुपए की क्वांटिटी खरीदते हैं। तो जो क्वांटिटी आती है हमारे पास एक्स क्वांटिटी देते हैं, मान लो वाई क्वांटिटी लेते हैं, जेड क्वांटिटी देते हैं। सेम क्वांटिटी हम इस रेट से, जो ये सेकंड वाले रेट है जिसको मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, सेकंड वाली प्राइस से हम एक्स वाई जेड क्वांटिटी खरीदते हैं, तो हमें 110 रुपए पे करना पड़ रहा है, 106 रुपए पे करना पड़ रहा है, 108 रुपए पे करना है। अब ये जो पे करना पड़ रहा है, इसका हम वेटेड एवरेज ले लेते हैं। जो वेट हमने दिया हुआ है, यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है, इससे वेटेड एवरेज लेंगे तो हमें 107 रुपए 36 पैसे का हमें पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इन्फ्लेशन देखेंगे, तो इन्फ्लेशन हम यहाँ पे, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला होगा कि हमारे सेकेंड ईयर में जो प्राइस थी, जो हम यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेकेंड ईयर में जो प्राइस है माइनस प्राइस राइज है, माइनस आएगा यहाँ पे। इस फॉर्मूले को छोड़ देना आप। तो हम देखें सेकेंड ईयर की प्राइस माइनस फर्स्ट ईयर की प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस। तो परसेंटेज में देखेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकेंड ईयर में हमें 107.36 देना पड़ रहा है, फर्स्ट ईयर में हमारा 100 था, अपॉन 100 इंटू 100। तो इससे हम देखेंगे तो हमारा 7.36% हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये हमारा इन्फ्लेशन है। इस तरह से हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैंने 3 कमोडिटी की बात की है। सीपीआई में हम देखेंगे, सीपीआई में 697 कमोडिटी है, सबकी 1 1 यूनिट लेते हैं। 1 1 यूनिट की प्राइस हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में कितनी है, वही 1 1 यूनिट की प्राइस हम सेकेंड ईयर में देखेंगे। टोटल हम दोनों का देखेंगे कितना दोनों में डिफरेंस आया है, प्राइस में कितना प्राइस राइज हुआ है, अपॉन बेस ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर का प्राइस कितना है टोटल, इंटू 100, वो हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा। टू मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के हम दो मेजरमेंट है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई। जो मैंने आपको पहले बताया, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं हम। तो जो सीपीआई होता है, सीपीआई हमारा रिटेल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इसको हम, जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, वो सीपीआई के बेसिस पे करता है, डब्ल्यूपीआई की बेसिस पे नहीं करता।
सीपीआई जो हमारा इंडिकेटर है, जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है। यहाँ पे दो इन्फ्लेशन होते हैं। एक हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसी को हम हेडलाइन बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो हमारा जो टोटल जो 697 कमोडिटी ले रहे हैं हम सीपीआई में, उन सब का हम इन्फ्लेशन देखते हैं कि एक साल में कितना रेट बढ़ा है। सपोज 10% आता है, तो ये हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। दूसरा होता है हमारे पास कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडलाइन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम जो हमारे जो वोलेटाइल कमोडिटीज होती है, जैसे फूड हुआ, फ्यूल हुआ, इस तरह कमोडिटी को हम हटा हटा देते हैं। फूड, फ्यूल, ठीक है, इस तरह की वोलेटाइल कमोडिटी को हटा देते हैं, तो जो इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। जैसे ही स्टॉक आएगा, सप्लाई का स्टॉक आएगा फूड के लिए, तुरंत बढ़ेगी, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी है। फ्यूल भी एसेंशियल कमोडिटी है। तो इन सबको हटा देते हैं, तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन बचता है, वो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है। तो डब्ल्यूपीआई होता है, वो हम होलसेल मार्केट में देखते हैं। अगर हम दोनों डेफिनेट देखें, डब्ल्यूपीआई होलसेल मार्केट में प्राइस राइज कितना हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड में, वो सस्टेन प्राइस राइज। और सीपीआई के अंदर हम देखते हैं रिटेल मार्केट में, ठीक है, एंड प्राइस में कितना राइज हो रहा है, मार्केट में कितनी प्राइस हो रहा है, एंड कंज्यूमर को कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है। दोनों में बास्केट ऑफ कमोडिटी देखते हैं। तो इसमें सीपीआई में ज्यादा होती है, डब्ल्यूपीआई में कम होती है, ठीक है। होलसेल जो गुड्स होते हैं उनकी ही बात करते हैं। स्कोप देखेंगे तो हम सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को हम लेते हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होती, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती है, और डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होती। तो इसलिए ये बेटर इंडिकेटर भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दो, कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दोगे, तो आप जो इन्फ्लेशन देख रहे हो, वो केवल आप गुड्स का देख रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का देख रहे हो, सर्विसेज का छोड़ ही दिया। तो सर्विस सेक्टर में जो जनरल प्राइस राइज हो रहा है, वो तो आपके कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। इसलिए सीपीआई इज बेटर इंडिकेटर देन द डब्ल्यूपीआई। देन फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो मंथली होती है, इसकी भी मंथली होती है, ठीक है, दोनों की मंथली होती है। और क्वार्टरली भी करते हैं, क्वार्टरली भी देखेंगे आप, क्वार्टरली ईयरली दोनों करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन फॉर्मूला मैंने बताया, तो प्राइस राइज है, सीपीआई का डब्ल्यूपीआई का प्राइस फॉर्मूला दोनों सेम रहेगा। सेकेंड ईयर का प्राइस माइनस फर्स्ट ईयर का प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर प्राइस इंटू 100, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए होलसेल के लिए होगा। यहाँ पे हम रिटेल प्राइस लेंगे, यहाँ पे होलसेल प्राइस लेंगे। बेस ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का वही 11-12 है, और सीपीआई का 2012 है, ये बेस ईयर है। फिर पॉलिसीज की हम बात कर लेते हैं। पॉलिसीज मैंने जैसा बताया कि आरबीआई अपनी जो पॉलिसीज बनाती है, वो हमेशा सीपीआई के बेसिस पे आती है। मार्केट में सीपीआई इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन के रिलेशन में ही आरबीआई बनाता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें उसको जो इन्फ्लेशन है, वो 4% ±2, इसके बीच में रखना होता है। उसको आइडियली 4% रखना है, या उसके नीचे ±2। तो आइडियली जो रेंज है उसकी 2 से 6% के बीच में रखना होता है। अगर इन्फ्लेशन इससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए। जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, तो उसकी डिमांड्स कम हो जाएगी, लोगों का पैसा कम आने लगेगा। फिर लोन महंगे होंगे, तो लोग होम लोन लेंगे नहीं, कार लोन लेंगे नहीं। कार लोन लेंगे नहीं, तो मार्केट में जाके कार की डिमांड नहीं करेंगे, तो अपने आप ही कार की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मान लो 2% कम जा रहा है, तो ठीक है, सही है, अच्छा है। लेकिन मान लो वो नेगेटिव तरफ जाने लगता है, तो आरबीआई अपनी लिक्विडिटी बढ़ाता है मार्केट में। 2% कम जा रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड है ही नहीं। डिमांड नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद होने लग जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंटिन्यू रखने के लिए आरबीआई इजी इंटरेस्ट पे लोन देगा, ताकि लोगों के पास लाइक पैसा आए, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के पास सस्ते लोन मिले, तो ऑटोमेटिक वो मार्केट में डिमांड बढ़ाएंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए काम में आता है। लिमिटेशन है कि हम जो देखते हैं, कम्युनिटीज देख रहे हैं यहाँ पे, लिमिटेड कम्युनिटीज को ले रहे हैं, सारी कम्युनिटी नहीं ले रहे। सीपीआई में भी हम देखते हैं 697 कम्युनिटी है, जो क्रिटिकल कम्युनिटीज है वही लेते हैं, सबको नहीं ले रहे।
WPI में हमने देख ही लिया कि हम सर्विस सेक्टर को पूरा ही एक्सक्लूड कर दिया, सर्विस सेक्टर ले ही नहीं रहे, तो ये लिमिटेशन है। तो ये WPI मैंने एक्सप्लेन किया, ये उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप जैसे नोट्स के फॉर्म में ले सकते हो। जैसे बेस ईयर है 2011-12 है, उसके बेस के करंट प्राइस होता है। देखो करंट प्राइस के क्या होता है, यहाँ करंट प्राइस का रिलेवेंस क्या है, हम जो कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है, प्राइस कभी बढ़ेगी घटेगी, शेयर मार्केट की तरह बढ़ती घटती घटती जनरल राइज हो रहा है, एक कुछ टाइम में घटती भी है, कुछ टाइम बढ़ती भी है। जैसे हम देखेंगे प्राइस का ग्राफ, तो ये इस तरह से मूव करते करते इस तरह से मूव कर रहा है, तो जनरल देखो प्राइस राइज हुआ है इतना, लेकिन घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, कभी घट भी रहा है। तो हम एक देखते हैं जिस पीरियड के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं है, प्राइस में ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, फ्लक्चुएट नहीं हुई ज्यादा प्राइस, उसका हम बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है। तो बेस ईयर का काम करता है, तो बेस ईयर का हम क्या रोल है, बेस ईयर की जो प्राइस है उस समय, बेस ईयर में उन सब कमोडिटी जो 697 कमोडिटी है, इनकी जो प्राइस है सबकी हम देखेंगे, 1 2 3 4, ये सारे 697 कमोडिटी ले लेंगे, सबके प्राइस लिख लेंगे, ये हमारा बेस का काम करेंगे। बेस वो ईयर है जिसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत कम था, ठीक है, कमोडिटीज में मोरलेस स्टेबल चल रही थी, ज्यादा प्राइस वेरिएशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं टमाटर की प्राइस अभी इस मंथ 10 रुपए है, नेक्स्ट मंथ 100 रुपए हो गए, इतना फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा हो। तो वैसा हम देखते हैं बेस ईयर, उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि इस साल में मान लो 10 साल बाद भी देखते हैं, 10 ईयर्स बाद भी देखते हैं, तो आज जो हम सारी कमोडिटी वही लेंगे, एक एक यूनिट लेंगे इन 697 कमोडिटीज की, ठीक है, उनकी प्राइस देखेंगे कि उनकी आज की प्राइस क्या है, तो वो करंट प्राइस होगी, वो करंट प्राइस होगी। ये थी जो बेस ईयर है, वो कांस्टेंट प्राइस है, ठीक है, उसको कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं जो बेस ईयर की प्राइस को। तो करंट प्राइस से मान लो इस ईयर में हमारे पास 100 रुपए बन रहे हैं, आज करंट प्राइस से हम देखते हैं उन्हीं कमोडिटी की प्राइस बनती है 200 रुपए बन जाती है। देखते हैं 10 साल में प्राइस जो बढ़ा है वो 100 हो गया, 100 बढ़ा मतलब 100% बढ़ गया है प्राइस यहाँ पे। और मान लो ऐसे 9th ईयर की बात करें, 9th ईयर में 190 हुआ हो, मान लो सपोज 90% प्राइस राइज हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर की कंपेरिजन देखेंगे तो इन्फ्लेशन हमें 10% ही मिलेगा, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी थी मार्केट में जो 9th ईयर में हो सकती थी, उसको हमने बाहर कर दिया, हम बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। ये हमने जो 2011-12 में जो प्राइस थी उससे हम 13-14 में देखा क्या उन्हीं कमोडिटी कितनी रेट बनेगी, ठीक है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट डे किया, ऐसे नेक्स्ट डे किया, तो बेस ईयर के प्राइस से कितना प्राइस राइज हुआ है ओवर द पीरियड, वो हमारा टोटल इन्फ्लेशन आएगा, उसमें हम लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे, तो हमें उस करंट ईयर का इन्फ्लेशन हमें मिल जाएगा। तो ये बेस ईयर का रोल है। देन कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दिया किस तरह का होलसेल मार्केट में होता है। कंपोनेंट देखा तो 3 सेक्टर होते हैं इसमें, अब WPI में कल 3 सेक्टर लेते हैं, सर्विस सेक्टर को हम लेते ही नहीं है। तो इसमें प्राइमरी आर्टिकल होते हैं, जिसमें फूड आइटम, नॉन फूड आइटम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। देन फ्यूल एंड पावर होता है, जिसमें हम कोल, मिनरल्स, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन फूड आर्टिकल्स होते हैं। देन थर्ड इज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बताया मंथली होती है, ये कौन रिलीज करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर WPI को रिलीज करता है। तो CPI को कौन रिलीज करता है, NSO। तो यहाँ पे देखना है चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर, ठीक है, ये यहाँ पे करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो ये रिलीज करता है WPI। पर्पज देख लिया, होलसेल मार्केट में हम देखना है कि क्या चल रहा है, क्या सिनारियो है कि होलसेल मार्केट में क्या है। हो सकता है रिटेल मार्केट में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट ने GST के बढ़ाने की वजह से हुआ, तो वो सब एनालिसिस हम वही कर सकते हैं कि हम होलसेल मार्केट में क्या इन्फ्लेशन है और रिटेल में क्या इन्फ्लेशन है। देन ये इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, पॉलिसी का हमने डिस्कशन कर लिया कि पॉलिसी टूल है, कैसे हम इन्फ्लेशन को देख के अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। तो कमोडिटी वाइज एनालिसिस है, इसमें हम केवल गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज लेते नहीं है। नेक्स्ट इज CPI। CPI के जैसा भी हमने डिस्कस किया, CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 है, 2012 है बेस ईयर। तो CPI भी बहुत तरह का होता है, CPI रिटेल होता है, CPI अर्बन होता है, CPI रूरल होता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, CPI कंबाइंड, ये हमारा जो होता है वो रिटेल होता है। तो इन दोनों कंबाइन करेंगे
वो हमारा सीपीआई कंबाइंड बन रहा है। ये सीपीआई कंबाइंड है, वो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है। इसके बेसिस पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। ठीक है। और जो एक और होता है कि सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ये लेबर मिनिस्ट्री रिलीज करती है। ठीक है। ये वाली लेबर मिनिस्ट्री रिलीज करती है। और ये हमारे जो डियरनेस अलाउंस होता है, डीए होता है, या जो पेंशनर है उनके लिए रिलीफ अलाउंसेस होता है। ठीक है। तो डीए या आरए जो होता है, उसको डिसाइड करने के लिए हम सीपीआई आईडब्ल्यू को लेते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर का यूज करते हैं। उसमें कितना राइज हुआ है उसके बेसिस पे हम डीए बढ़ाते हैं। नाउ कैलकुलेशन हम देखते हैं कि अर्बन और रूरल दोनों सेक्टर में करते हैं। दोनों कैलकुलेटर कंबाइंड लेते हैं, वेटेड एवरेज लेते हैं दोनों का। कंपोनेंट देखेंगे तो सीपीआई आईडब्ल्यू है, जो मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कवर करता है। इसके बेसिस पे डीए डिसाइड होता है। देन सीपीआई एएल और आरएल जो एग्रीकल्चर लेबर है, इसके बेसिस पे जो नरेगा है, एमजी, जो नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट, जो नरेगा है उसके वेजेस इसकी बेसिस पे डिसाइड होता है। सीपीआई एएल और आरडब्ल्यू जो रूरल लेबर है, और सीपीआई अर्बन रूरल जो मैं बताया, इन दोनों कंबाइंड फॉर्म हम सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी बताया कि मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, ईयरली करते हैं। सपोज इसका पॉलिसी हमने देखा, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इसकी बेसिस पे डिसाइड करता है। कितना प्राइस राइज हुआ है, कितना सीपीआई चल रहा है, उसके बेसिस पे वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने बताया आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, जो सीआरआर है, एसएलआर है, वो सब डिसाइड होते हैं। रूरल वर्सेस अर्बन में बताया कि दोनों को कंपोनेंट को हम लेते हैं, इसके अंदर दोनों कंबाइंड फॉर्म को लेते हैं। तो इसमें हमने देखो इन्फ्लेशन को डिटेल में कवर किया है। इन्फ्लेशन के क्या कारण हो सकते हैं? इन्फ्लेशन का मेन कारण एक यही है कि डिमांड, मेन है कि मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड क्यों बढ़ी हुई है उसके कारण को हमें देखना है। तो डिमांड बढ़ सकती है, मान लो मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। लिक्विडिटी कैसे बढ़ी है? इजी मॉनेटरी पॉलिसी है, या जो गवर्नमेंट की है वो फिजिकल पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया अपना। या एक और मेन फैक्टर है कि मान लो जैसे जिम्बाब्वे का केस था, गवर्नमेंट का जो डेट बढ़ता है, गवर्नमेंट क्या मार्केट से लोन उठाती है अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। मान लो उसको ब्रिज बना रहा है, तो मार्केट से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी, या बॉन्ड इशू करेगी, या जी सेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये इशू करेगी। उससे इशू करके वो पैसा उठाएगी मार्केट से, जो उसकी लाइबिलिटी है उसको पे करना पड़ेगा। मान लो 10 साल का उन्होंने लोन उठाया, बॉन्ड के फॉर्म में उठाया, 10 साल बाद में गवर्नमेंट को पैसा पे करना है। लेकिन मान लो गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है कि 10 साल बाद वो पैसा पे कर पाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को बोलती है आप नोट छाप दो। पहले करती थी, अब नहीं होता ये। आरबीआई बोलते हैं आप करेंसी प्रिंट करो, करेंसी प्रिंट करके अपना लोन चुका देती थी। अब मार्केट में ऐसा तो कुछ नहीं है एक्टिविटी हुई कि एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, लेकिन नोट छापने में क्या है, 100 रुपए के नोट छापने की 2 रुपए कॉस्ट आई। लेकिन जो 98 रुपीज बने एक्स्ट्रा, वो मार्केट में इन्फ्यूज हो गए। तो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी आ गई, एक्सेस पैसा आ गया। तो लोगों के पास जो 100 रुपए किसी के पास थे, 100 रुपए में कुछ सामान खरीद सकता था, अब लोगों का 100 रुपए के साथ ज्यादा पैसा आ गया, तो लोग ज्यादा डिमांड करने लगे। वही 100 रुपए की कमोडिटी उसको अब 110 रुपए की मिलने लगी। तो ये इन्फ्लेशन है, 100 की जगह 110 पे करना पड़ा, वो इन्फ्लेशन है। तो ये भी कारण हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, इन कारण को एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है, वो अपनी पॉलिसी फ्रेम करता है वापस, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सके। कुछ इन्फ्लेशन हुआ तो अच्छा है, इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड बढ़ी हुई है तो हमें गुड्स और सर्विस ज्यादा प्रोड्यूस करनी है उस डिमांड को मैचअप करने के लिए। और अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा जीडीपी बढ़ता है, तो अच्छा है अगर कुछ सर्टेन लिमिट तक इन्फ्लेशन हो तो। बट इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो पैसे की वैल्यू है, रुपीज की वैल्यू है, वो डिक्रीज करती जाती है। वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब है कि अगर 100 रुपए में आज मैं 1 लीटर मिल्क ले पा रहा हूँ, तो अगले मतलब नेक्स्ट ईयर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इन्हीं 100 रुपए में मान लो मैं 100 ml ही ले पा रहा हूँ, 100 ml ही ले पा रहा हूँ, तो ये मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई यहाँ पे। रुपीज तो सो ही है, रुपये तो 100 ही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो वही इन्फ्लेशन का है, इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को ईटअप कर लेता है, खा जाता है। तो मेरे को लगता है आपको इन्फ्लेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका अब इन्फ्लेशन किस तरह से इम्पैक्ट करता है, कैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक